हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में। पिछले वीडियो से हमने जाना था अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या क्या हैं। आज हम जानेंगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के रूल्स क्या है। जैसा कि पिछले वीडियो से हमने जाना था अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, जहाँ हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे मेजर करते हैं, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे क्लासिफाई करते हैं, उसे समराइज करते हैं, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाते हैं, जिसको हम अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं ताकि हम ये जान सके हम अपने बिजनेस को और कैसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, या कहाँ कहाँ पे हम ज्यादा कॉस्ट इनकट कर रहे हैं, कहाँ हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इन सब सारी चीजों को आज हम जानेंगे। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, उसके बेसिक रूल्स क्या है। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सभी लोगों ने अपने हिस्ट्री के बुक में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत वहां से होती है, लेकिन आज हम इसके हिस्ट्री या बैकग्राउंड के बारे में बातें नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, इसके रूल्स क्या है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के दो अप्रोच है। पहला अप्रोच जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, ये एक यूके बेस्ड अप्रोच है। दूसरा अप्रोच मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न रूल्स, जो यूएस बेस्ड अप्रोच है। पहले हम जानेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, फिर हम जानेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, किसी भी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट एक साथ दो अकाउंट्स में होता है विथ इक्वल अमाउंट। आई होप आपको अकाउंट का मतलब समझ में आया होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो वहां मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस में एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जहां हम अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन के बारे में लिखते हैं। आप मान लीजिए आपके उस रजिस्टर में एक पेज है, जिस पेज में आप अपने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, आपने कितने खर्च किए, कब खर्च किए, ये सब सारी चीजें लिखी हुई है। दूसरा पेज है जिसपे आपने अपने रेंट से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल्स लिख के रखा हुआ है। आपने कब खर्च किया, कितना खर्च किया। उसी तरीके से एक तीसरा पेज है जिसमें आप अपने सप्लायर के बारे में लिख के रखा हुआ है। आपने कब सामान खरीदा, कितने में सामान खरीदा, आपने कब उनको कितना पेमेंट किया, ये सब सारी चीजें। उसी तरीके से तीसरा एक पेज है जिसमें आप अपने रेवेन्यू सेल्स रिलेटेड सारे डिटेल्स को लिख के रखा हुआ है। तो इस पेज को आप अकाउंट मान सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दो या दो से अधिक अकाउंट्स में होता है। आप सभी लोग न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में जानते होंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन में दो या दो से अधिक इक्वल अमाउंट के साथ ऑपोजिट नेचर का ट्रीटमेंट होता है, या ऑपोजिट नेचर का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, हम अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट्स। जैसा कि नाम से आपको समझ में आया होगा, पर्सनल अकाउंट्स जहां पे हम किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, जैसे मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर राहुल। उसी तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, जैसे कोई कंपनी, कोई लोकल बॉडी, या कोई पार्टनरशिप फर्म। तो जहां भी जिस अकाउंट्स में पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स मेंटेन होता है या मेंशन करके हम रखते हैं, उन अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उसी तरीके से दूसरा कैटेगरी है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में उन अकाउंट्स को हम कवर करते हैं जो आपके एसेट्स या लायबिलिटीज से रिलेटेड है। एसेट्स का मतलब होता है आपकी संपत्ति। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास फैक्ट्री होगा, तो फैक्ट्री आपकी संपत्ति हो गई। उसी तरीके से आपके पास कुछ मशीनरीज होगा सामान को बनाने के लिए, वो आपकी संपत्ति हो गई। आपके पास कुछ व्हीकल होंगे सामानों को लाने के लिए, ले जाने के लिए, वो आपकी संपत्ति हो गई। ये सब सारे एसेट्स हो गए। आप बिजनेस करते हो, बिजनेस से आप प्रॉफिट अर्न करते हो, उस प्रॉफिट पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, टैक्सेस देना है, ये आपकी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। उसी तरीके से आपने सप्लायर से सामान खरीदा है, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, आपको उसको पेमेंट करना है, ये आपका दायित्व है, तो ये आपकी लायबिलिटीज है। तो अंडर दिस कैटेगरी आप जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट्स है उसको आप मेंशन करते हो। तीसरा कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट्स। यहाँ पे आप
इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेस रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं उनसे रिलेटेड उन अकाउंट्स को इस कैटेगरी के अंदर मेंशन करते हो, नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी के अंदर। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, या आप देखोगे आगे जाके कि नॉमिनल अकाउंट्स का जो भी बैलेंसेस होता है आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो अगले साल के लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पीरियड को अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जहां पता लगाते हैं कि हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस इस 12 महीने के दौरान कैसा था। तो 31 मार्च को जो भी आपका इनकम, एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी बैलेंसेस होगा आप उसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। आप उन बैलेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो ताकि आपको ये पता चल सके कि आप बिजनेस से कितना मुनाफा कमा रहे हो या आपका बिजनेस में कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन आपका पर्सनल अकाउंट्स के केस में और रियल अकाउंट्स के केस में आप बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि बिल्डिंग आपके पास 1 साल के लिए तो रहेगी नहीं, वो आने वाले कई सालों के लिए रहेगी। उस तरीके से आपके पास अगर कोई व्हीकल है या कोई मशीनरीज है तो वो आपके पास 1 साल के लिए नहीं, 1 से अधिक सालों के लिए रहेगी। तो इसका बैलेंसेस जो होता है वो एक से अधिक सालों के लिए रहता है। जैसे बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस आपके पास 1 साल नहीं, 1 से अधिक सालों के लिए रहेगा। तो इसके बैलेंसेस को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। उसी तरीके से पर्सनल अकाउंट के जो भी बैलेंसेस होता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। बट इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट आप उनके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, आप उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो ताकि आप जान सको कि आप बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाए हो या आपका कितना नुकसान हुआ। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब मान लीजिए राम ने श्याम को 10 रुपया दिया, तो यहाँ गिवर कौन है? राम। रिसीवर कौन है? श्याम। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारे इस केस में रिसीवर कौन है? मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम के अकाउंट को आप डेबिट कर दो। हमारे इस केस में गिवर कौन है? मिस्टर राम। राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो जितने भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आपके अकाउंट्स है पर्सनल अकाउंट्स के कैटेगरी में, वहां पे आप रिसीवर को डेबिट करते हो, गिवर को क्रेडिट करते हो। अब चले आओ आप रियल अकाउंट्स के कैटेगरी में। रियल अकाउंट्स के कैटेगरी में रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बिजनेस में जो आता है उसको आप डेबिट करो, जो जाता है उसको आप क्रेडिट करो। जैसे कि मान लीजिए आप अपने बिजनेस के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट 2 या 2 से अधिक अकाउंट में होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में पहला इम्पैक्ट आपका मशीनरीज या आपका मोटरसाइकिल अकाउंट में होगा, दूसरा इम्पैक्ट आपका कैश या बैंक बैलेंस में होगा। जब आपने मोटरसाइकिल खरीदी है तो आपके बिजनेस में मोटरसाइकिल आया। जब आपने मोटरसाइकिल खरीदा तो आपने उसको पेमेंट या तो कैश में किया होगा या बैंक के थ्रू किया होगा, तो आपका बैंक या कैश गया। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश और बैंक बैलेंस जो बाहर गया उसको आप क्रेडिट कर दो। आई होप आपको समझ में आई होगी यहाँ तक की बातें। तीसरा जो रूल है नॉमिनल अकाउंट्स के कैटेगरी में, वो रूल कहता है कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी लॉसेस हो, उसको आप डेबिट करो। कोई भी इनकम हो, कोई भी रेवेन्यू हो, उसको आप क्रेडिट करो। अब जैसे कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कुछ खर्च करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को डेबिट कर दो। अब इस एग्जांपल को मैं और एक्सटेंड करता हूँ। अब मान लीजिए आपने 100 रुपये इलेक्ट्रिसिटी में दिया, तो 100 रुपये आपने खर्च किया इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ होगा? या तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का पैसा कैश में दिया होगा या बैंक बैलेंस के थ्रू दिया होगा, तो दूसरा इम्पैक्ट बैंक बैलेंस या कैश में होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट क्या है? एक रियल अकाउंट है। तो इस ट्रांजेक्शन में जो मैंने आपको अभी बताया वहां पे एक इम्पैक्ट हो रहा है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट कर दो। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है आपका? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस केस में क्या बाहर जा रहा है? आपका बैंक बैलेंस या कैश, आप उसको क्रेडिट कर दो। तो इससे आपने देखा कि आपको ट्रांजैक्शन में पहली चीज तो आपको ये आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आपके ट्रांजैक्शन से
किस अकाउंट्स को इम्पैक्ट हो रहा है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे वो कौन कौन से अकाउंट्स है जिसको इस ट्रांजेक्शन से इम्पैक्ट हो रहा है, उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे कि वो अकाउंट्स किस कैटेगरी में आती है। आउट ऑफ दिस 3 कैटेगरीज व्हाट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और उसके बाद आप देखोगे कि रूल क्या कहता है। पर्सनल के केस में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के केस में इनकम, नॉमिनल के केस में एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट। आपका रेवेन्यू, इनकम जो भी है उसको आप क्रेडिट करो। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा करके रखा है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, इनकम है। तो आपको अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो आप इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। अब दूसरा अप्रोच जो आता है उसे मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, जो यूएस बेस्ड अप्रोच है। इस अप्रोच में हम अकाउंट्स को 6 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, उस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं। आप आगे जाके देखोगे कि इसमें और भी बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर्स, शेयर्स के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वो सब चीजें हम बाद में बात करेंगे। अभी आप इतना जान लो कि आप जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है, वो एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी हो गया ड्राइंग, टोटली उल्टा है कैपिटल का। कैपिटल केस में बिजनेस में रुपया आता है, ड्राइंग के केस में बिजनेस से रुपया जाता है। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से जो मुनाफा होगा, ऑब्वियसली आप एक इंटरवल के बाद वो मुनाफा वापस लोगे, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तीसरा जो कैटेगरी हो गया वो कैटेगरी में आप रेवेन्यूज को ले लो। जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, आपका सेल्स वगैरह, ये सब सारे जो अकाउंट्स हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। चौथा कैटेगरी जो हो गया वो हो गया आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंस रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है इस कैटेगरी में आएंगे। जैसा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, आपका रेंट कॉस्ट हो गया, आपका एडमिन कॉस्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कॉस्ट, आपने कुछ स्टेशनरी खरीदा अपने बिजनेस के लिए, आपने कुछ मार्केटिंग के लिए खर्च किया, तो ये सारे एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। पांचवा जो कैटेगरी है वो है एसेट्स। एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिसका मतलब होता है संपत्ति, जिसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में करते हो ताकि आप बिजनेस को चला सको, और इसका उपयोग आप एक से अधिक सालों के लिए करते हो। उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है आप उसको इस कैटेगरी में डाल दो। छठा जो कैटेगरी है वो कैटेगरी हो गया आपका लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब दायित्व, उसको आप इस कैटेगरीज में डाल दो। जैसा गवर्नमेंट को टैक्स देना है, इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा वो। तो मॉडर्न अप्रोच में 6 कैटेगरी होता है। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप सभी लोग क्रेडल के बारे में जानते होंगे। क्रेडल का मतलब होता है छोटे बच्चों की सोने का जो बेड होता है ना, उसे हम क्रेडल कहते हैं। CRADLE। C फॉर कैपिटल, R फॉर रेवेन्यू, A फॉर एसेट्स, D फॉर ड्राइंग, L फॉर लायबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस। क्रेडल दिमाग में याद रखो और ये छह के 6 कैटेगरी आपके सामने आ जाएंगे। अब जब अपने अकाउंट्स को कैटेगराइज कर लिए इन 6 कैटेगरी में, अब रूल के बारे में बात करते हैं। रूल कहता है जब आपका एक्सपेंसेस बढ़े, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो उसे डेबिट करो, जब भी आपका एक्सपेंसेस कम हो उसे क्रेडिट करो। एक्सपेंसेस का उल्टा हो गया रेवेन्यू या इनकम। जैसे मैंने एक्सपेंसेस के केस में आपको बताया, जब रेवेन्यू इंक्रीज करे डेबिट करो, तो आप इनकम के केस में जब रेवेन्यू बढ़े तो उसे क्रेडिट करो। उसी तरीके से मैंने आपको एक्सपेंसेस के केस में बताया, जब आपका एक्सपेंसेस कम हो तो उसे क्रेडिट करो। रेवेन्यू इसका उल्टा, जब आपका रेवेन्यू कम हो तो उसे डेबिट करो। तो आप एक्सपेंसेस के बारे में याद रखोगे, आपको रेवेन्यू के बारे में पता चल जाएगा, टोटली उल्टा है। उसी तरीके से कैपिटल, कैपिटल जब आपका बढ़े उसे क्रेडिट करो, उसका टोटली उल्टा हो गया ड्राइंग। जैसे बताया मैंने आपको, कैपिटल जब बढ़े, जब बिजनेस में कैपिटल आप इन्वेस्ट करो तो कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ड्राइंग अकाउंट जब आपका बढ़ेगा तो ड्राइंग अकाउंट में आप उसको डेबिट करोगे। कैपिटल अकाउंट जब आपका कम होगा तो कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो कैपिटल का टोटल उल्टा हो गया ड्राइंग। उसी तरीके से एसेट्स,
जब आपका एसेट्स बढ़े, एसेट्स को डेबिट करो। जब आपका एसेट्स कम हो, एसेट्स को क्रेडिट करो। एसेट्स का उल्टा हो गया लायबिलिटीज। जैसे मैंने आपको बताया, एसेट्स के केस में जब एसेट्स बढ़े उसे डेबिट करो, तो लायबिलिटीज के केस में जब लायबिलिटीज बढ़े तो उसे क्रेडिट करो। एसेट्स के केस में मैंने आपको बताया कि जब एसेट्स कम हो तो उसे क्रेडिट करो। लायबिलिटीज के केस में जब लायबिलिटीज कम हो तो उसे डेबिट करो। तो बेसिकली आपने देखा कि आप ट्रांजैक्शन में या ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हो। ट्रांजैक्शन में आपको पहली चीज तो ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है कि ट्रांजैक्शंस में इम्पैक्ट किस किस अकाउंट्स में हो रहा है। और हमेशा आपको याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया न्यूटन का थर्ड लॉ, कि हमेशा अकाउंटिंग रिकॉर्ड के समय आप देखोगे कि आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अगर ये नहीं हो रहा है तो मान लीजिए आप कहीं गलती कर रहे हो। हमेशा इम्पैक्ट दो से अधिक अकाउंट में होगा। दोनों अकाउंट रियल हो सकती है, दोनों अकाउंट नॉमिनल हो सकती है, एक रियल एक नॉमिनल हो सकता है, बट दो अकाउंट या दो से अधिक में इम्पैक्ट होगा। और डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। डेबिट आप अगर 50 रुपए से करते हो तो क्रेडिट भी उतने रुपया से होगा। हो सकता है आप इम्पैक्ट एक साथ 3 अकाउंट में हो, लेकिन एक इम्पैक्ट आपका डेबिट का हो, दो इम्पैक्ट क्रेडिट का हो। तो दोनों क्रेडिट को जब आप ऐड करोगे तो वो हमेशा डेबिट से इक्वल, दोनों क्रेडिट को जब ऐड करोगे तो हमेशा वो डेबिट के अमाउंट से मैच करेगा। ये आपने देखा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी बात। अगर समझ में नहीं भी आई तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे आप देखोगे कि ये सब सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही है।